आज हम आए हुए हैं आईआईएससी बेंगलोर में शोध के छात्र यानी पीएचडी के छात्र के घर में। इनका नाम है समन्वय आनंद। समन्वय आनंद जी पटना से ही मैट्रिक किए, इंटर किए और उसके बाद बीटेक करने के लिए ये चले गए बेंगलोर। और बेंगलोर से बीटेक करने के बाद ये आईआईटी मंडी से एमटेक किए। एमटेक से जैसे ही इन्हें सफलता हासिल हुई, ये एमटेक करके निकले, ये आईआईएससी में इनका सिलेक्शन हो गया और ये अभी वर्तमान में पीएचडी कर रहे हैं आईआईएससी बेंगलोर से। ये उन छात्रों के लिए और उन अभिभावकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो बिहार से हैं और बिहार के बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं। उनके लिए आज का साक्षात्कार महत्वपूर्ण होगा। उनको प्रेरणा मिलेगी कि कैसे बीटेक के बाद एमटेक में जाया जाता है, एमटेक के बाद हम पीएचडी करते हैं और बिहार का नाम, अपने घर का नाम, अपने गांव क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। मैं जानना चाहता हूं कि समन्वय आनंद जी, आप कैसे पटना से बेंगलोर तक की यात्रा, फिर मंडी तक की यात्रा की, फिर आज आप आईआईएससी बेंगलोर तक पहुँचे? जी नमस्कार। बेंगलोर तो मैं ये दूसरी बार जा रहा हूँ पढ़ाई करने। पहली बार तो मैंने बीटेक के दौरान बीटेक करने के लिए मैं गया था। तो मैंने कॉमेट के एग्ज़ाम दिया था, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ था। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है कर्नाटका में, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो मेरा जो कॉलेज था वो रेवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट था। तो वहाँ मेरा दाखिला हुआ था बीटेक के लिए। मैं ब्रांच मैकेनिकल था। तो बीटेक करते करते ही मुझे गेट एग्ज़ाम के बारे में पता चला था कि अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना है इंडिया में तो आप गेट के थ्रू जा सकते हैं। और सिंस चूँकि मैं बेंगलोर में था तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका था ये जानने का कि बेंगलोर में इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और तो मैं वहाँ था, तो मैं वहाँ जाया करता था हमेशा। तो मुझे बहुत मन करता था उस समय से ही कि मैं अंदर जाऊँ, अंदर क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये मुझे पता चले। उसके बाद तो मुझे गेट एग्ज़ाम के बारे में मुझे पता चला। तो मैंने इंजीनियरिंग पास आउट होते होते मैंने गेट एग्ज़ाम दिया। प्रिपरेशन मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया था गेट का। तो फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया। गेट के एग्ज़ाम देने के बाद मुझे तो समय लगा, सभी को लगता है तैयारी करने में। तो फिर मैं गेट का एग्ज़ाम दिया। गेट के एग्ज़ाम देने के बाद मेरा दाखिला आईआईटी मंडी में हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन में। मेरा ब्रांच एनर्जी सिस्टम्स था, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच था। तो वहाँ से मैंने एमटेक किया। एमटेक करते करते मेरे अंदर रिसर्च की का एक जुनून दौड़ा कि कैसे किसी भी फील्ड में रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मन शुरू से ही था, बीटेक से ही था, इसलिए मेरा शुरू से ही क्लियर था कि गेट एग्ज़ाम दे के मैं रिसर्च लाइन में जाऊंगा। बट एमटेक में जाने के बाद मेरा वो जो जुनून था वो अंदर से और बढ़ा कि और कैसे आगे बढ़ना है किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो मेरा एमटेक में जो मेरा रिसर्च फील्ड था वो फ्रैक्चर मैकेनिक्स था, कंप्यूटेशनल डोमेन में। तो वो ये था कि किसी भी फ्लाइट का जो सरफेस होता है उस पर अगर कोई क्रैक आ जाता है तो हम उसे कैसे पैच रिपेयरिंग करते हैं, मतलब बेसिकली हम उसे रिपेयर करते हैं बजाय इसके कि हम उस पार्ट को हटा दें सर्विस से, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। तो हम उसे बेसिकली हम उसे ठीक करना चाहेंगे अगर सहज भाषा में कही जाए तो मेरा वो डोमेन था फ्रैक्चर मैकेनिक्स में। तो वहाँ से एमटेक करने के बाद मुझे और मन किया कि मैं और डीप जाऊँ। एमटेक में इतना समय होता नहीं है कि किसी भी टॉपिक के आप अंतिम छोर तक जा पाएँ। तो मैंने पीएचडी में मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा शुरू से सपना था आईआईएससी में जाने का, तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था आईआईएससी में। फिर मैंने इंटरव्यू दिया बीटेक पास आउट होने के बाद तुरंत बाद। तो मैंने इवन मेरा
इवन मेरा एमटेक का मेरा एग्ज़ाम मेरा चल ही रहा था, मेरा प्रोजेक्ट सबमिशन चल रहा था जब मैंने उसी दौरान मैंने इंटरव्यू दिया था आईएससी का। तो आईएससी में इंटरव्यू देने के बाद काफ़ी रिगरस इंटरव्यू था वो, मुझसे काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी जो कि बहुत जो कि एमटेक से भी रिलेटेड थी, मेरे प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड थी, बीटेक से भी रिलेटेड था, तो मैथमेटिक्स भी था उसमें, तो वो ऐसा पूछते हैं। तो वहाँ मैंने क्वालिफ़ाई किया, काफ़ी रिगरस इंटरव्यू था वो। वहाँ पे इंटरव्यू क्वालिफ़ाई करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, ये लगभग 1 महीने के बाद रिज़ल्ट आया था। तो वहाँ सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने अभी भी जस्ट मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ है। मेरा ब्रांच एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। एरोस्पेस में मेरा इंटरेस्ट इसलिए जागा था, जब मैं एमटेक में गया तो वहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट था वो एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही था। तो मेरे अंदर थोड़ा बहुत आइडिया था कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे लिटरेचर सर्वे करते हैं। जैसे रिसर्च लाइन में क्या होता है बेसिकली कि आप किसी भी प्रॉब्लम को आप पकड़ लेते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि उसके पीछे कितना काम हुआ, और जो काम हुआ उसमें आप ये खोजते हैं कि उसमें लैकुना क्या है। लैकुना मतलब कि उसमें लिटरेचर गैप, कि कहाँ कहाँ पे लिटरेचर गैप है, क्योंकि जहाँ पे गैप होगा आप उसी को तो भरने की कोशिश करेंगे अपने रिसर्च से। जो जहाँ पे काम हो चुका है वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप अपना तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहता है कि जहाँ पे काम नहीं हुआ है आप वहाँ पे काम करें। तो ये मैंने खोजा, इसको लिटरेचर सर्वे बोलते हैं। ये सभी रिसर्च के छात्र छात्राएँ करते हैं ये काम। तो वो मैंने किया, फिर एक टॉपिक मुझे मिला यही फ्रैक्चर मैकेनिक्स का, तो मैंने उसे कंप्यूटेशनल डोमेन में मैंने उसे किया, और इसी का फ़ायदा मुझे आईएससी के इंटरव्यू में भी हुआ। वो लोग जो रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स थे वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या काम था, कैसे करा, और वो बेसिकली वो आपका पूरा बेसिक चेक करते हैं कि आप मौलिक रूप में आपका बेस कैसा है, आपका जड़ कैसा है, आप रिसर्च लाइन में आप जो आप करना चाहते हैं वो आपका क्या आइडिया है। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप आगे शायद उतना कुछ अच्छा आप कर नहीं पाएंगे। तो किसी भी अच्छे संस्थान में वो आप पहले आपका बेसिक चेक करते हैं कि आप बेसिक में आप स्ट्रांग हो कि नहीं, और फिर एमटेक प्रोजेक्ट, फिर आपका ये फ्यूचर का व्यू कि आप क्या करना चाहेंगे। तो ये सब हुआ, तो इसी टाइप का क्वेश्चन था इंटरव्यू में। तो सिलेक्शन मेरा हो गया आईएससी में। अब मेरा अभी मेरा जस्ट एडमिशन ही हुआ है। तो मेरा जो मेन व्यू है वो यही है कि फिर से कोई जो मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट था उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, और मैं देखूंगा कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं एमटेक में बहुत ज़्यादा समय मिलता नहीं है एमटेक प्रोजेक्ट में, मैक्सिमम 1 या 1.5 साल। तो उसमें मैं देखूँ कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें छूट गई हैं, और अगर कोई चीज़ें मैंने की है तो उसको और अच्छे तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर और कोई भी, जैसे मेरे ब्रांच अगर एरोस्पेस है तो एरोस्पेस के स्ट्रक्चर्स पे जो काम होगा वो मैं करूँगा। तो अभी तो बेसिकली यही है। बिहार में जैसा कि लोग जानते हैं कि बीटेक कर लो, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो बीटेक कर लो। लड़का बीटेक कर जाता है, उसके बाद नौकरी करने लगता है। एमटेक भी शायद ही कोई जानता है, और बहुत कम छात्र होंगे जो एमटेक तक ही पहुंच पाते हैं। शोध की बात तो अलग की है, पीएचडी तक बहुत कम ही होंगे जो साइंस के में जा पाते हैं। और वैसे भी साइंस में दक्षिण भारत का दबदबा ज़्यादा है। ऐसे स्थिति में आप हमारे उत्तर भारत से, उसमें भी बिहार से आपका चयन हुआ है, ये हमारे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। आपके जैसे और छात्र बिहार के जाएं और वो एमटेक करें, वो जाकर साइंस के क्षेत्र में शोध करें, पीएचडी करें आपकी तरह, और वो विज्ञान के क्षेत्र में नाम रोशन करें, वैज्ञानिक बने। इसके लिए आप उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो बीटेक कर रहे हैं? उन अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनका बाल बच्चा आज बीटेक कर रहा है या करने की तैयारी में? अगर आप बीटेक करने की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीटेक स्टार्ट नहीं किए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है, अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटेशनल चीज़ों में है तो आप कंप्यूटर साइंस लें। अगर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल डोमेन से है, मशीन्स में है, तो आप मैकेनिकल लें। लेकिन स्टार्टिंग में होता क्या है कि हमें पता नहीं होता कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, और ये बहुत सही बात है। 12th जस्ट पास करने के बाद
ब्रांच का लोगों में प्रॉब्लम आता है कि कौन सा ब्रांच। जो लोग जॉब करना चाहते हैं वो अभी इंडिया में आईटी का बूम है, तो वो चाहेंगे कि अगर बीटेक के तुरंत बाद अगर मुझे अच्छा पैकेज वाला जॉब लग गया तो वो सीएस लेते हैं, क्योंकि कंपनीज़ बहुत हैं और बहुत लोग अपने इंटरेस्ट के ऊपर जाते हैं। जैसे मैं इंटरेस्ट के ऊपर गया था कि मुझे मैकेनिकल ही लेना था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे मैकेनिकल लेना, क्योंकि जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने बताया था, उन्होंने स्टार्टिंग मुझे बताया था कुछ कि मैकेनिकल में ये चीज़ें होती हैं, रिसर्च लाइन में अच्छा है मैकेनिकल। तो उस समय उतना रिसर्च का तो उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन ये पता था कि मैकेनिकल में मेरा करियर थोड़ा अच्छा मतलब कि हो सकता है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से था कि उस टाइप का जॉब नहीं करना है मुझे कुछ अलग करना है। तो वही बीटेक करने के बाद के दौरान ही मुझे पता चल गया था कि मुझे रिसर्च लाइन में ही जाना है, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की थी। और जो लोग बीटेक कर रहे हैं अभी और अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको पहले से ही पता है कि आपका ब्रांच क्या है ऑब्वियसली, तो आप ये देखिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको जॉब करना है तो आप जॉब की तैयारी में आप लग जाइए, आप अपने स्किल्स डेवलप कीजिए। अगर आपको रिसर्च लाइन में जाना है तो आप अपना बेसिक ठीक कीजिए। आप अभी से चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे आप मैकेनिकल में हो, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको अच्छा लग रहा है, जो मैकेनिकल के छात्र होंगे वो जानते होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आप मैकेनिकल में हैं तो अगर आपको जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट है, अगर आपको वो अच्छा लगता है और अगर आप रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं तो आप नेट पे अगर आप बैठे हैं तो आप सर्च कीजिए कि थर्मल फील्ड में क्या क्या नई नई चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने से आप कोरिलेट कर सकते हो कि अच्छा ये मुझे आता है, मैं ये मतलब आप अपना इंटरेस्ट खोजिए। इंटरेस्ट खोजने के बाद आपको पता चलेगा कि फिर आप नेट पे देखिए कि इंडिया में या वर्ल्ड में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी, जो पर्टिकुलर उसी डोमेन के लिए वो फेमस हैं। तो आप ये सब कीजिए। तो मेरा यही सलाह है कि सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपको करना क्या है, जॉब करना है या रिसर्च लाइन में जाना है। बिल्कुल सही कहा समन्वय आनंद जी ने कि सबसे पहले तय हमें करना होगा अगर हमें कुछ करना है तो, और हमको अपने जो चॉइस है उसी के अनुसार काम करना होगा। हम लोगों को इनके साक्षात्कार से बहुत ही लाभ होगा और बिहार के उन छात्रों को, उन अभिभावकों को प्रेरणा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, जिनके बच्चे बीटेक में हैं या बीटेक करने वाले हैं। अगर हम लोगों के बिहार में कुछ छात्र समन्वय आनंद जी की तरह हो जाएं तो धीरे धीरे ऐसा ज़रूर दिन आएगा, वो दिन हम बिहार के लिए, उत्तर भारत के लिए भी दूर नहीं होगा कि कहा जाए कि उत्तर भारत में भी वैज्ञानिक हुआ करते हैं। मैं इस साक्षात्कार के लिए पूरे जिज्ञासा परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमारे लिए, बिहार के लिए आपने 2 शब्द कहे। धन्यवाद।